आकर्षण कभी भी गुलाब और कविताओं का खेल नहीं रहा। ये हमेशा से एक अदृश्य युद्ध रहा है, जहां हथियार शब्द नहीं बल्कि मनोस्थिति होती है। तुमने शायद सोचा होगा कि किसी लड़की को अपने करीब लाने के लिए बस अच्छा होना, ध्यान देना या लगातार मौजूद रहना ही काफी है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा ठंडा और रणनीतिक है। आकर्षण भावना नहीं, पोजिशनिंग है। ये उस जगह को हासिल करने की कला है जहां तुम उसकी दुनिया में एक विकल्प नहीं, एक प्रभाव बन जाओ। और यही वो बिंदु है जहां अधिकतर पुरुष हार जाते हैं, क्योंकि वे युद्ध को समझे बिना मैदान में उतर जाते हैं। निकोलो मैकियावेली ने राजनीति में सत्ता की जो भाषा लिखी, वही भाषा रिश्तों में भी काम करती है। उसने सिर्फ राजाओं को नियंत्रित करने की रणनीति नहीं समझी थी, उसने मनुष्य के मन की कमजोर नसों को पहचाना था। अगर वह आज जीवित होता तो शायद वह प्रेम पर कविता नहीं लिखता, वह आसक्ति की संरचना लिखता। वह ये समझाता कि किसी स्त्री के मन में जगह बनाना पर्याप्त नहीं है, उसके विचारों में अपनी अनुपस्थिति तक दर्ज कर देना असली खेल है। ये वही प्रतिबंधित तकनीक है जो आम लोगों के लिए नहीं होती, क्योंकि इसमें मीठे शब्द कम और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण ज्यादा है। अधिकतर लोग आकर्षण को बाहरी चीज समझते हैं, कपड़े, लुक, पैसा, स्टेटस, लेकिन असली खेल अंदर चलता है, उस जगह जहां असुरक्षाएं, जिज्ञासा और कल्पना मिलकर इच्छा बनाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि चाहत पैदा नहीं की जाती, उसे धीरे धीरे संरचित किया जाता है। जैसे कोई वास्तुकार नींव को अदृश्य रखकर महल खड़ा करता है, वैसे ही एक पुरुष उसकी भावनाओं के नीचे अपनी छाप छोड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि यह सब डिजाइन किया गया था। तुम सोच रहे होगे, क्या यह सच में इतना गहरा है? हाँ, क्योंकि मनुष्य वही चाहता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। और यही पहला सिद्धांत है, रहस्य। जब तुम पूरी तरह पढ़े जा सकते हो, तुम सुरक्षित हो जाते हो, और जो सुरक्षित है वह रोमांचक नहीं रहता। मैकियावेली ने कहा था, शक्ति वहीं जन्म लेती है जहां अनिश्चितता रहती है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। जब वह तुम्हें पूरी तरह पकड़ नहीं पाती, तभी वह तुम्हें छोड़ भी नहीं पाती। लेकिन जो तुम सुनने वाले हो वो साधारण नहीं है। ये मीठी सलाह नहीं है, ये मानसिक संरचना है जो धीरे धीरे किसी के भीतर जगह बनाती है। और सच कहूं तो ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें पहले खुद को नियंत्रित करना सीखना होगा। लेकिन याद रखो, ये तो बस शुरुआत है। किसी भी युद्ध में पहली चाल सबसे शांत होती है, लेकिन सबसे निर्णायक भी। आकर्षण की दुनिया में वह पहली चाल है कमी। हाँ, वही चीज जिससे अधिकांश पुरुष डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हर समय उपलब्ध नहीं रहेंगे तो वह उन्हें भूल जाएगी। लेकिन सच इसका उल्टा है। जो हमेशा मौजूद रहता है वो धीरे धीरे पृष्ठभूमि बन जाता है, और पृष्ठभूमि कभी केंद्र नहीं बनती। तुमने ध्यान दिया होगा, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसका मूल्य कम हो जाता है। यही मानव स्वभाव है, और यही वह बिंदु है जहां मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। सोचो, अगर तुम हर संदेश का तुरंत जवाब देते हो, हर बुलावे पर हाजिर हो जाते हो, हर बार अपने समय को उसके अनुसार ढाल लेते हो, तो तुम क्या संकेत दे रहे हो? तुम ये बता रहे हो कि तुम्हारी दुनिया में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। शुरुआत में ये उसे अच्छा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अवचेतन में तुम्हारी छवि स्थिर हो जाती है, और स्थिर चीजों में रोमांच नहीं होता। मैकियावेली ने एक कठोर वाक्य लिखा था, जो हमेशा उपलब्ध है वो कभी मूल्यवान नहीं होता। ये वाक्य रिश्तों में भी उतना ही सटीक है जितना सत्ता में। कमी का अर्थ दूरी नहीं है, ठंडापन नहीं है, इसका अर्थ है नियंत्रित उपस्थिति। इतना कि तुम महसूस हो लेकिन पूरी तरह पकड़ में ना आओ। जब तुम थोड़ा पीछे रहते हो तो उसके मन में एक सूक्ष्म सवाल उठता है, वह अभी क्या कर रहा होगा? ये सवाल ही पहली दरार है, और दरार से ही जिज्ञासा जन्म लेती है। जिज्ञासा से कल्पना, और कल्पना से लगाव। डर यहीं आता है, अगर मैं पीछे हट गया तो। लेकिन सच्चाई यह है कि आकर्षण पीछा करने से नहीं, खोने के डर से जन्म लेता है। जब उसे लगे कि तुम्हारी दुनिया उससे बड़ी है, तब वह उसमें अपनी जगह तलाशने लगेगी। कमी कोई चाल नहीं, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। और याद रखो, यह केवल दरवाजा है, असली प्रभाव अभी शुरू होना बाकी है। अब जब कमी उसकी जिज्ञासा को जगा चुकी है, तो अगला चरण उससे भी ज्यादा गहरा है। सिर्फ दूर रहना काफी नहीं होता, क्योंकि जिज्ञासा समय के साथ फीकी पड़ सकती है। असली असर तब पैदा होता है जब तुम उसकी भावनाओं के भीतर हलचल पैदा करते हो। और यह हलचल एक ही भावना से नहीं आती, यह विरोधाभास से आती है, सुरक्षा और अनिश्चितता के मिश्रण से। ज्यादातर पुरुष या तो बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हैं या बहुत ज्यादा कठोर।
पहला धीरे धीरे दोस्त बन जाता है, दूसरा खतरा। लेकिन जो दोनों का संतुलन समझ लेता है वही प्रभाव बनता है। सोचो, अगर तुम हमेशा उसे आश्वस्त करते रहो, हर बात पर सहमत हो जाओ, हर असुरक्षा को तुरंत शांत कर दो, तो वो सहज महसूस करेगी, लेकिन चुनौती महसूस नहीं करेगी, और चुनौती के बिना इच्छा नहीं बनती। दूसरी तरफ अगर तुम लगातार ठंडे, दूर या आलोचनात्मक रहो, तो उसका मन रक्षा की मुद्रा में चला जाएगा। वहां आकर्षण नहीं, दूरी जन्म लेती है। असल खेल है भावनात्मक कंट्रास्ट। कभी उसकी बात को गहराई से सुनना, उसे महसूस कराना कि वो देखी और समझी जा रही है, और फिर अचानक एक हल्की सी चुनौती देना, जैसे उसके किसी विचार पर शांत लेकिन दृढ़ असहमति जताना। ये उसे हिलाता है, उसके मन में सवाल पैदा करता है। वो तुम्हें पूरी तरह सुरक्षित भी महसूस करती है और पूरी तरह नियंत्रित भी नहीं कर पाती। यही मिश्रण उसके अंदर हल्का सा तनाव पैदा करता है, और यह तनाव नकारात्मक नहीं होता। ये वही तनाव है जो दिमाग में डोपामिन जगाता है, जो प्रत्याशा को जन्म देता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जिन रिश्तों में कभी हल्की सी अनिश्चितता नहीं होती, वे जल्दी सपाट हो जाते हैं। लेकिन जहां कभी कभी अनुमान टूटता है, वहां दिमाग सतर्क रहता है। यही सतर्कता धीरे धीरे लगाव में बदलती है। जब तुम कभी गर्म, कभी अप्रत्याशित रहते हो, तो उसका मन तुम्हारे पैटर्न को समझने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे वह तुम्हें समझने की कोशिश करती है, वैसे वैसे वह तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगती है। यही वह बिंदु है जहां आकर्षण साधारण नहीं रहता, वह रासायनिक हो जाता है, एक आदत की तरह। और जब कोई आदत बन जाती है, तो उससे अलग होना आसान नहीं होता। लेकिन अभी भी यह पूरा खेल नहीं है। असली गहराई तब शुरू होती है जब तुम उसके भीतर प्रवेश करना सीखते हो, बिना उसे एहसास कराए कि तुमने ऐसा किया है। जब उसकी जिज्ञासा जाग चुकी हो और भावनात्मक उतार चढ़ाव उसे भीतर से छूने लगे हों, तब अगला कदम सतह पर नहीं, गहराई में लिया जाता है। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे नकल करने लगते हैं, उसकी पसंद अपनाने लगते हैं, उसकी बातों से हर समय सहमत होने लगते हैं, जैसे कोई दर्पण जो बस सामने खड़ी छवि को दोहराता है। लेकिन सच्चा प्रभाव साधारण प्रतिबिंब से नहीं बनता, वह बनता है चयनात्मक प्रतिबिंब से। चयनात्मक दर्पण का अर्थ है उसकी हर बात से नहीं, उसकी उन बातों से जुड़ना जो उसके भीतर की अनकही परतों को छूती हैं। जब वह अपनी ताकत दिखाए, तुम उसे चुनौती दो। जब वह अपनी कमजोरी दिखाए, तुम उसे समझो। जब वह दुनिया के सामने कठोर हो, तुम उसकी थकान पहचानो। यह विरोधाभास उसे उलझाता नहीं, बल्कि उसे यह महसूस कराता है कि तुम उसे सामान्य दृष्टि से नहीं देख रहे, तुम उसे पढ़ रहे हो। याद रखो, हर व्यक्ति के भीतर एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे वह सबके सामने नहीं खोलता। अगर तुम उस हिस्से को पहचान लेते हो, तो वह तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। जैसे ही उसे लगे कि तुम उसकी भीड़ से अलग समझ रखते हो, उसका मन तुम्हें सुरक्षित स्थान मानने लगता है। और यह सुरक्षा साधारण नहीं होती, यह निजी होती है। निजी चीजों से लगाव गहरा होता है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म संतुलन है। अगर तुम हर समय उसकी भावनाओं को वैध ठहराओगे, तो तुम पूर्वानुमेय बन जाओगे। अगर हर समय चुनौती दोगे, तो दूरी पैदा होगी। चयनात्मक दर्पण में गर्माहट और धार दोनों होती हैं। वो तुम्हारे सामने खुद को थोड़ा थोड़ा खोलती है, और हर बार जब तुम सही जगह प्रतिक्रिया देते हो, उसका अवचेतन तुम्हें एक दुर्लभ व्यक्ति की श्रेणी में रख देता है। और तभी एक नया चरण शुरू होता है। जब उसे लगे कि तुम उसे समझते हो, तब वो तुम्हारी स्वीकृति को महत्व देने लगती है, और यहीं से खेल और भी शांत लेकिन अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अब तक तुम उसकी भावनाओं को छू चुके हो, उसकी जिज्ञासा जगा चुके हो, और उसे यह महसूस करा चुके हो कि तुम उसे साधारण नजर से नहीं देखते। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि अगर इस मोड़ पर तुम लगातार मौजूद रहे, लगातार वही गहराई देते रहे, तो उसका मन संतुलन पालेगा, और जहां संतुलन आ जाता है, वहां बेचैनी खत्म हो जाती है। याद रखो, आसक्ति संतुलन में नहीं जन्म लेती, वो खाली जगहों में जन्म लेती है। यही कारण है कि अगला हथियार है संरचित मौन। मौन जो सजा नहीं है, बल्कि रणनीति है। जब तुम किसी गहरे पल के बाद अचानक सामान्य हो जाते हो, थोड़ा पीछे हट जाते हो, तो उसके भीतर एक सूक्ष्म हलचल शुरू होती है। वह सोचती है, अभी जो जुड़ाव था वह कहाँ गया? क्या कुछ बदला? क्या मैंने कुछ गलत कहा? यह प्रश्न तुम्हें दोषी नहीं बनाते, बल्कि महत्वपूर्ण बना देते हैं, क्योंकि अब वह उस अनुभव को दोहराना चाहती है। संरचित मौन का अर्थ गायब हो जाना नहीं है, इसका अर्थ है लय को तोड़ना। कभी तुरंत जवाब, कभी थोड़ी देरी, कभी लंबी बातचीत, फिर कुछ समय की शांति।
ये अनिश्चितता उसके भीतर प्रत्याशा जगाती है। प्रत्याशा से लगाव बनता है और लगाव से चाहत। वो तुम्हारी उपस्थिति को साधारण नहीं, विशेष मानने लगती है, क्योंकि अब वो उसे हल्के में नहीं ले सकती। और यहीं एक गहरी सच्चाई सामने आती है। लोग हमें उतना नहीं याद रखते जितना हमने उन्हें महसूस कराया। वे हमें उतना याद रखते हैं जितना उन्होंने हमारे कारण खुद को महसूस किया। जब तुम्हारा मौन उसे भीतर झांकने पर मजबूर करता है, तो तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं रहते, तुम अनुभव बन जाते हो। लेकिन अभी भी अंतिम परत बाकी है, क्योंकि किसी के मन में जगह बना लेना एक बात है और उसकी दुनिया में अपरिहार्य बन जाना दूसरी। अब खेल उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां साधारण आकर्षण पर्याप्त नहीं है। अगर तुम सच में उसके मन में स्थायी जगह बनाना चाहते हो, तो तुम्हें केवल भावनाएं नहीं जगानी, बल्कि एक ऐसी पहचान गढ़नी होगी जिसके साथ वो खुद को जुड़ा हुआ महसूस करे। यही है पहचान निर्माण। ये अभिनय नहीं है, बल्कि अपनी ही व्यक्तित्व की उस परत को आगे लाना है जो उसकी अनकही जरूरतों से मेल खाती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य खाली जगह होती है। कुछ लोग सुरक्षा ढूंढते हैं, कुछ चुनौती, कुछ मार्गदर्शन, कुछ समझ। अगर तुम ध्यान से देखो तो वो खुद अपने शब्दों, अपनी चुप्पियों और अपनी प्रतिक्रियाओं में बता देती है कि उसे किस चीज की कमी है। सवाल ये नहीं कि तुम उसके लिए बदल सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम अपनी वास्तविकता को इस तरह प्रस्तुत कर सकते हो कि वह उसके भीतर की उस कमी को भरती हुई लगे। पहचान निर्माण का अर्थ है अपनी शक्तियों को रणनीतिक रूप से उजागर करना। अगर उसे स्थिरता की चाह है तो तुम्हारी निर्णायकता सामने आए। अगर उसे स्वतंत्रता पसंद है तो तुम्हारी आत्मनिर्भरता दिखे। अगर वह गहराई चाहती है तो तुम्हारे विचारों में परिपक्वता झलके। लेकिन साथ ही कुछ परतें अनकही रहें, क्योंकि पूरी तरह खुल जाना रहस्य को खत्म कर देता है और रहस्य ही आकर्षण को जीवित रखता है। धीरे धीरे वो तुम्हें केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावना के रूप में देखने लगती है। उसके मन में यह भाव आता है कि तुम्हारे साथ वह अपने बेहतर रूप में हो सकती है, और यही असली बिंदु है। वह तुमसे नहीं, उस संस्करण से जुड़ती है जो तुम्हारी उपस्थिति में जागता है। जब कोई तुम्हारे साथ खुद को अधिक जीवित, अधिक समझा हुआ और अधिक महत्वपूर्ण महसूस करे, तो तुम्हारी जगह उसके भीतर मजबूत होने लगती है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म सावधानी है। अगर पहचान नकली होगी तो समय उसे उजागर कर देगा। इसलिए यह निर्माण छल नहीं, परिष्करण होना चाहिए। तुम वही रहो, लेकिन अपने उस हिस्से को निखारो जो उसके संसार में सबसे ज्यादा प्रतिध्वनित होता है। और जब यह प्रतिध्वनि बार बार गूंजती है तो वह तुम्हें केवल पसंद नहीं करती, वह तुम्हें आवश्यक मानने लगती है। अब बस एक अंतिम चाल बाकी है, सबसे शांत, सबसे निर्णायक चाल, जहां उसे लगेगा कि यह सब उसकी अपनी इच्छा थी और वहीं खेल अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। अब आखिरी चरण वही है जहां अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे अधीर हो जाते हैं। वे पुष्टि चाहते हैं, आश्वासन चाहते हैं, साफ शब्दों में स्वीकारोक्ति चाहते हैं। लेकिन असली प्रभाव वहां बनता है जहां उसे यह महसूस हो कि उसने तुम्हें चुना है। याद रखो, जब किसी को लगता है कि उस पर प्रभाव डाला गया है तो उसका अहंकार प्रतिरोध करता है। लेकिन जब उसे लगता है कि निर्णय उसका अपना था तो वह उसे बचाने के लिए भी तैयार हो जाती है। यही कारण है कि अंतिम चाल धक्का देना नहीं, बल्कि दिशा देना है। तुम संकेत देते हो, पर निष्कर्ष वह खुद निकालती है। तुम कहानी के टुकड़े रखते हो, पर चित्र वह पूरा करती है। जब वह यह विश्वास करने लगती है कि तुम्हारे करीब आना उसकी अपनी समझ, उसकी अपनी पसंद का परिणाम है, तब लगाव गहरा हो जाता है, क्योंकि अब वह सिर्फ तुम्हें नहीं, अपने निर्णय को भी सही साबित करना चाहती है। धीरे धीरे एक और प्रक्रिया शुरू होती है, औचित्य। अगर तुम कभी थोड़े दूर हो जाओ तो वह उसे तुम्हारी प्रकृति कहेगी। अगर तुम कभी चुप रहो तो वो मानेगी कि तुम गहरे सोच में हो। वो तुम्हारी कमियों की रक्षा करेगी, क्योंकि वह उस कहानी की रक्षा कर रही है जो उसने अपने मन में बनाई है। और यही वो बिंदु है जहां आकर्षण आसक्ति में बदलता है। तुमने उसे मजबूर नहीं किया, तुमने बस ऐसा वातावरण बनाया जहां उसका मन खुद तुम्हारी ओर झुक गया। सबसे शक्तिशाली प्रभाव वही होता है जो दिखाई नहीं देता। अनुपस्थिति कभी कभी उपस्थिति से ज्यादा काम करती है। जब तुम शांत आत्मविश्वास के साथ वापस आते हो तो वह तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे पहले देखती थी। वो तुम्हें उस रूप में देखती है जो उसने अपनी कल्पना में गढ़ लिया है, और कल्पना हमेशा वास्तविकता से ज्यादा मजबूत होती है। यहीं यह यात्रा समाप्त होती है। यह मीठा रोमांस नहीं, मनोवैज्ञानिक संरचना है। सवाल यह नहीं कि यह सही है या गलत, सवाल यह है कि क्या तुम खेल के नियम समझते हो, क्योंकि जो नियम नहीं समझता वह अनजाने में उनका हिस्सा बन जाता है। अब निर्णय तुम्हारा है।
क्या यह क्रूर चाल है या भावनात्मक बुद्धिमत्ता का चरम रूप?